हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। इस चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे और एक टॉप नॉच लेवल तक लेके चलेंगे। एकदम बेसिक यानी जीरो लेवल से इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में जो फर्स्ट पोर्शन होगा उसमें हम ये देखेंगे कि किन साइंटिस्ट का क्या वर्क रहा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर। ठीक है, कुछ साइंटिस्ट हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें जो सबसे पहला साइंटिस्ट हम लोग को पढ़ना है उनका नाम है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल बच्चा, एरिस्टोटल को कहा जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी। एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी बोलते हैं। अच्छा देखो, एरिस्टोटल के नाम में टोटल वर्ड आ रहा है। बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? बॉटनी प्लस जूलॉजी। तो इससे हम याद रखेंगे कि एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं एंड फादर ऑफ जूलॉजी। ठीक, अब बच्चा एरिस्टोटल ने क्या किया था, इन्होंने प्लांट्स को तीन में डिवाइड किया था, तीन ग्रुप में, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ग्रोइंग हैबिटेट के बेसिस पे। एरिस्टोटल ने क्या किया? एरिस्टोटल ने प्लांट्स को तीन ग्रुप में डिवाइड किया था। पहला हर्ब, दूसरा सर्व, लास्ट वन इज ट्री। अच्छा, किस बेसिस पे डिवाइड किया था? तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर ग्रोइंग हैबिटेट। ठीक, एरिस्टोटल ने क्या क्या किया भाई? तो एरिस्टोटल ने प्लांट को तीन ग्रुप में डिवाइड किया। ग्रुप के नाम हर्ब, सर्व, ट्री। ठीक है, किस बेसिस पे डिवाइड किया? तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर ग्रोइंग हैबिटेट। प्लांट्स के ग्रोइंग हैबिटेट के बेसिस पे प्लांट्स को एरिस्टोटल ने तीन ग्रुप में डिवाइड किया। पहला हर्ब, दूसरा सर्व, तीसरा ट्री। उसी तरह बच्चा इन्होंने एनिमल्स को दो में डिवाइड किया। ऐसे एनिमल्स जिनके पास रेड ब्लड था, तो एनिमल्स हैविंग रेड ब्लड सिस्टम। ऐसे एनिमल्स जिनके पास रेड ब्लड था। दूसरा, ऐसे जिनके पास रेड ब्लड नहीं था, तो डू नॉट हैव रेड ब्लड। डू नॉट हैव रेड ब्लड। तो इसे हम किस बेसिस पे बोल सकते हैं भाई? एरिस्टोटल ने एनिमल्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया। एनिमल्स हैविंग रेड ब्लड यानी ऐसे एनिमल्स जिनके पास रेड ब्लड था। एनिमल्स डू नॉट हैव रेड ब्लड यानी जिनके पास रेड ब्लड नहीं था। तो ऑन द बेसिस ऑफ कलर ऑफ ब्लड, तो इन्होंने किस बेसिस पे डिवाइड किया? तो कलर ऑफ ब्लड के बेसिस पे। ये एरिस्टोटल का काम खत्म। दूसरे नंबर पे बच्चा जो साइंटिस्ट आएंगे, उस साइंटिस्ट का नाम है थियोप्रेस्टस। थियोप्रेस्टस बच्चा, थियोप्रेस्टर को बोला जाता है फादर ऑफ एंशिएंट प्लांट टेक्सोनॉमी एंड फादर ऑफ जूलॉजी।
ठीक है। थियोप्रेस्टर को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ एंशिएंट प्लांट टेक्सोनॉमी एंड फादर ऑफ जूलॉजी। ठीक है। अब बच्चा अगली पॉइंट, बोथ एरिस्टोटल जो अभी हम पहले पढ़े हैं एंड थियोप्रेस्टस आर ग्रीक पॉलिटिकल फिलोसफर। बच्चा मैंने बोला कि आपके एरिस्टोटल और थियोप्रेस्टर ये दोनों के दोनों ग्रीक पॉलिटिकल फिलोसफर थे। ग्रीक पॉलिटिकल फिलोसफर का ये मतलब होता है कि ऐसे लोग जो नेचर के बारे में स्टडी किए हो बहुत ज्यादा, तो उनके लिए वर्ड यूज किया जाता है पॉलिटिकल फिलोसफर। ठीक है। उसके बाद बच्चा थियोप्रेस्टर ने 3 बुक लिखा था। थियोप्रेस्टस इन्होंने कितने बुक लिखा था? तो 3 बुक लिखा था। बुक का नाम बच्चा, पहला बुक बोटेनिका प्लांटेरम। बोटेनिका प्लांटेरम को बच्चा फर्स्ट बुक ऑफ बॉटनी भी बोला जाता है। इस बुक को बोला जाता है फर्स्ट बुक ऑफ बॉटनी। ठीक है। दूसरे नंबर पे बच्चा इन्होंने जो बुक लिखा था उस बुक का नाम है कॉजेस ऑफ प्लांट। तीसरी जो बुक लिखा था उस बुक का नाम था इंक्वायरी इनटू प्लांट। ठीक है। तो थियोप्रेस्टस ने 3 बुक लिखा था। पहली बुक का नाम है बोटेनिका प्लांटेरम, इसे फर्स्ट बुक ऑफ बॉटनी भी बोला जाता है। दूसरी बुक कासेस ऑफ प्लांट, तीसरी बुक का नाम इंक्वायरी इनटू प्लांट। अब बच्चा आपने एनुअल, बाइन्यूअल और पेरिन्यूअल प्लांट्स के बारे में सुना होगा। एनुअल प्लांट का क्या मतलब होता है? ऐसे प्लांट जिनकी लाइफ साइकिल 1 साल की हो। बाइन्यूअल प्लांट का क्या मतलब होता है? ऐसे प्लांट जिनकी लाइफ साइकिल 2 साल के लिए हो। पेरिनियल प्लांट का क्या मतलब होता है? ऐसे प्लांट जिनकी लाइफ साइकिल 2 साल से अधिक हो। जैसे मैंने बोला एनुअल प्लांट, तो एनुअल प्लांट का मतलब हुआ कि ऐसे प्लांट जिनकी लाइफ साइकिल 1 साल की हो। अच्छा, अब उसी 1 साल में इसका वेजिटेटिव फेस आएगा, इसका रिप्रोडक्टिव फेस आएगा, इसका सेंसेंट फेस आएगा और इसका एजिंग फेस आएगा। तो ये जो एक्चुअली जो टर्म है ना, एनुअल, बाइन्यूअल, पेरिन्यूअल, ये टर्म थियोप्रेस्टर ने ही दिया था। अभी मेरे को यहाँ सिर्फ यही बताना है कि जो एनुअल, बाइन्यूअल और पेरिनियल टर्म होता है, ये टर्म थियोप्रेस्टर ने ही दिया था। तो हम लिख सकते हैं ही गिव टर्म एनुअल, बाइनियल एंड पेरिनियल प्लांट। ठीक। अब बच्चा थियोप्रेस्टर ने क्या किया? थियोप्रेस्टर ने प्लांट को 4 ग्रुप में डिवाइड किया। इससे पहले हम लोग ने एरिस्टोटल को देखा कि एरिस्टोटल ने प्लांट को 3 ग्रुप में डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर ग्रोइंग हैबिटेट के बेसिस पे, हर्ब, सर्ब, ट्री। इन्होंने भी ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोइंग हैबिटेट पे ही प्लांट को 3 नहीं 4 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहला बच्चा हर्ब, दूसरा सर्व और लास्ट वन इज ट्री। अब बच्चा ऐसे प्लांट जो हर्ब और ट्री इन दोनों के बीच में थे, उन्हें उन्होंने बोला अंडर सर्व। मैंने बोला ऐसे प्लांट जो सर्व और ट्री के बीच में थे, उन प्लांट को उन्होंने अंडर सर्व बोला। ठीक है। किस बेसिस पर डिवाइड किया इन्होंने? तो वही ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोइंग हैबिटेट। तो इन्होंने भी ग्रोइंग हैबिटेट के बेसिस पे ही प्लांट को 4 ग्रुप में डिवाइड किया। ठीक है। इसके बाद बच्चा तीसरे नंबर पे जो साइंटिस्ट आएंगे
तीसरे नंबर पे बच्चा जो साइंटिस्ट आएंगे उनका नाम है कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस, ठीक है। अच्छा बच्चा, कैरोलस लीनियस को क्या क्या बोला जाता है? इन्हें फादर ऑफ टेक्सोनॉमी बोला जाता है, पहला फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, ठीक। दूसरा फादर ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी भी बोला जाता है। चौथा या तीसरा, फादर ऑफ एनिमल टेक्सोनॉमी। चौथा, फादर ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। फादर ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। लास्ट वन इज फादर ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। एक्चुअली बच्चा, जो कैरोलस लीनियस थे इन्हीं का एक्चुअली रियल नाम कार्ल वॉन लिन था, ठीक है। तो आप कार्ल वॉन लिन बोलो या कैरोलस लीनियस बोलो, बात एक ही है। इन्होंने बहुत सारे काम किए थे, धीरे धीरे आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसीलिए कैरोलस लीनियस या कार्ल वॉन लिन को बोला जाता है फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, फादर ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी, फादर ऑफ एनिमल टेक्सोनॉमी, फादर ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर और फादर ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। अच्छा, इससे पहले हम लोगों ने थियोप्रेस्टर्स के बारे में पढ़ा कि थियोप्रेस्टर को बोला जाता है फादर ऑफ एंशिएंट प्लांट टेक्सोनॉमी। तो आपको इसको कैसे याद करना है कि फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है? कैरोलस लीनियस। फादर ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी कौन है? कैरोलस लीनियस। तो फादर ऑफ एंशिएंट प्लांट टेक्सोनॉमी कौन होगा? तो थियोप्रेस्टर आंसर चल जाएगा, ठीक है। अब बच्चा इसके आगे का पॉइंट, बच्चा कैरोलस लीनियस, इनका बच्चा जो रियल नेम था, रियल नेम जो था वो रियल नेम था कार्ल वॉन लिन। क्या नाम था? कार्ल वॉन लिन, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने लैटिन लैंग्वेज पे इतना ज्यादा वर्क किया कि इन्होंने कार्ल वॉन लिन से अपना नाम चेंज करके कैरोलस लीनियस रख दिया, ठीक है। ही वर्क ऑन लैटिन लैंग्वेज and change his name Karl von Lin to Carolus Linnaeus। मैंने क्या बताया बच्चा? मैंने बताया कि कैरोलस लीनियस का जो रियल नेम था वो था कार्ल वॉन लिन। इन्होंने लैटिन लैंग्वेज पे इतना ज्यादा वर्क किया था जिसकी वजह से इन्होंने अपना नाम कार्ल वॉन लिन से चेंज करके कैरोलस लीनियस रख दिया। वही लिखा, ही वर्क ऑन लैटिन लैंग्वेज एंड चेंज हिज नेम कार्ल वॉन लिन टू कैरोलस लीनियस, ठीक है। अब बच्चा, कैरोलस लीनियस ने टोटल 5 बुक लिखा था। 5 बुक के नाम हम लिखते हैं। अगला पॉइंट, कैरोलस लीनियस, इन्होंने 5 बुक लिखा था, टोटल 5 बुक। पांचों बुक के नाम, पहला हॉर्टस अपलैंडिकस। दूसरे बुक का नाम फिलोसफिया
फिलोसोफिया बोटेनिका। तीसरा बच्चा स्पीसीज प्लांटेरम। चौथा बच्चा सिस्टेमा नेचुरी। और लास्ट बच्चा जो पांचवा बुक इन्होंने लिखा था, फिफ्थ बुक का नाम हॉर्टस अपलेंडिकस फिलोसोफिया बोटेनिका स्पीसीज प्लांटेरम जेनेरा प्लांटेरम। बच्चा कैरोलस लिनियस ने 5 बुक लिखा था। पांचों बुक के नाम हॉर्टस अपलेंडिकस फिलोसोफिया बोटेनिका स्पीसीज प्लांटेरम सिस्टेमा नेचुरी और जेनेरा प्लांटेरम। इन पांचों बुक में से जो दो आपको मेन याद होने चाहिए, वो एक स्पीसीज प्लांटेरम, दूसरा सिस्टेमा नेचुरी। इसके बारे में हम डिटेल में दिखेंगे, ठीक है। और एक ये नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आगे करते हैं। अच्छा बच्चा, अब इन्होंने जो अपनी बुक लिखा था, पहले जैसे इस बुक का मैं लिख देता हूं, बुक का नाम है जेनेरा प्लांटेरम, ठीक है। ये बुक का नाम है। किसने लिखा था? तो कैरोलस लिनियस ने, ठीक। कैरोलस लिनियस बोलो, कार्ल वॉन लिन बोलो, बात एक ही है, ठीक है। तो इसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन था, या इस बुक को बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ नॉमेनक्लेचर। क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल ऑफ नॉमेनक्लेचर, ठीक है। उसके बाद में बच्चा दूसरी बुक, जैसे अगर बात करें स्पीसीज प्लांटेरम, तो ये भी बुक है, सेम वही कैरोलस लिनियस ने लिखा था, ठीक है। इस बुक में क्या था? डिटेल डिस्क्रिप्शन था प्लांट किंगडम के बारे में। इसके अलावा क्या था? इसमें साइंटिफिक नेम था प्लांट के, ठीक है। तो ये बुक पब्लिश हुआ था, पहले पब्लिश देख लेते हैं। तो ये बुक पब्लिश हुआ था, पब्लिश्ड ऑन 1 मई 1753। एक तो बच्चा आपको ये डेट याद होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, इस बुक में क्या था? तो इस बुक में डिटेल डिस्क्रिप्शन था, किसके बारे में? तो डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम। उसके साथ साथ और क्या था? एंड साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट, ठीक है। स्पीसीज प्लांटेरम जो बुक कैरोलस लिनियस ने लिखा था, ये पब्लिश हुआ था 1 मई 1753 को। इसके अंदर क्या था? एक तो डिटेल डिस्क्रिप्शन था प्लांट किंगडम के बारे में, दूसरा साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट। इसके बारे में पूछा जाता है बच्चा कि कैरोलस लिनियस ने जो साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट के लिए जो बुक लिखा था, साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट के लिए जो बुक लिखा था, किसने लिखा था? कैरोलस लिनियस ने लिखा था। उस बुक का नाम क्या था? तो स्पीसीज प्लांटेरम नाम है, ठीक है। कब पब्लिश हुआ था? ये डेट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चा, ठीक है। उसके बाद बच्चा आपको जो बुक की नाम याद रखनी है, तीसरे नंबर पे सिस्टेमा नेचुरी। ये भी क्या है? ये भी तो बुक ही है, ये भी बुक है, सेम। किसने लिखा था? कैरोलस लिनियस, हम पढ़ चुके हैं। अब बच्चा इसमें क्या था? पहली बात, ये बुक पब्लिश कब हुआ? तो पब्लिश ऑन 1 अगस्त 1758। इस बुक से 3 मंथ 5 साल बाद पब्लिश हुआ था। इस तरीके से मैंने भी याद किया था, अगर आपको सही लगे तो आप भी याद कर सकते थे। इसे याद करना है,
इस बुक से 3 मंथ 5 साल बाद ये बुक लिखी गई थी। ठीक है, अब इसमें क्या था भाई, सेम इसी का उल्टा, इसमें था डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ एनिमल किंगडम। दूसरा, साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल। ठीक है, अच्छा बच्चा, इस बुक में एक तो क्या था, डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ एनिमल किंगडम, दूसरा साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल था। ये जो साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल यानी जो भी एनिमल्स के साइंटिफिक नेम होते हैं उसको इस बुक के अंदर रखा गया था, लेकिन इस बुक के किस एडिशन में रखा गया था? मैंने बोला कि अगर सिस्टेमा नेचुरी के अंदर साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल के बारे में रखा गया कि एनिमल का साइंटिफिक नेम क्या होता है, ठीक है, तो उसे किस एडिशन में रखा गया था? एक्चुअली बुक के तो एडिशन होते हैं ना, फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ वन हो गया, तो ये 10th एडिशन में था। ये याद होना चाहिए हमें कि साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल था, लेकिन किस पोजीशन में था या किस पार्टीशन में था? तो 10th एडिशन में था। ये चीज हमें पता होना चाहिए, 10th एडिशन ये पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद में इसमें एक साथी में था, क्या था, ही गिव या परपोज द आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। तो बच्चा, इस बुक में सिस्टेमा नेचुरी के अंदर जो कि पब्लिश हुआ था 1 अगस्त 1758 को, इस बुक में 3 चीज थे। क्या क्या? एक तो डिटेल डिस्क्रिप्शन था एनिमल किंगडम के बारे में, दूसरा इसमें साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल थे, यानी जितने भी एनिमल्स होते हैं उनका साइंटिफिक नेम लिखा गया था। किस एडिशन में लिखा गया था? तो 10th एडिशन में लिखा गया था। उसके साथ साथ ही इसमें इन्होंने प्रपोज किया था आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम, यानी प्लांट किंगडम के बारे में भी थोड़ा बहुत बताया था। ठीक है, अब बच्चा इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, हम स्लाइड ऐड करते हैं। अभी कैरोलस लीनियस ही चल रहा है, थर्ड वाला ही। ठीक है, अगला पॉइंट, कैरोलस लीनियस, या इन्हीं का एक्चुअली जो नाम था, रियल नेम था, वो था कार्ल वॉन लिन। इन्होंने प्रपोज्ड टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो कैरोलस लीनियस ने ही 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। ठीक है, अब आपको पता है कि कैरोलस लीनियस ने 2 किंगडम दिया, तो कैरोलस लीनियस ने जो 2 किंगडम दिया था, 2 किंगडम के जो नाम थे, एक का नाम था प्लांटी और एक का नाम था एनिमेलिया। ठीक, पहले किंगडम का नाम प्लांटी, दूसरे किंगडम का नाम एनिमेलिया। यानी सिंपल सा मतलब है, एक प्लांट किंगडम दिया था और दूसरा एनिमल दिया था। ठीक है, अब इसके अलावा बच्चा हमें क्या याद करना है यहाँ पे, कि पहली अगली पॉइंट, कैरोलस लीनियस यूज्ड आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन अच्छा, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन को ही सेक्सुअल क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। सेक्सुअल क्लासिफिकेशन, मैंने लिखा
कैरोलस लीनियस यूज्ड आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन या इसी का दूसरा नाम सेक्सुअल क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे? तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेमेन या कार्पेल। ठीक है, कैरोलस लीनियस ने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन या सेक्सुअल क्लासिफिकेशन को यूज किया किस बेसिस पे? स्टेमेन और कार्पेल के बेसिस पे, एंड गिव 24 ग्रुप। ठीक है, मैंने बच्चा ये बोला कि कैरोलस लीनियस ने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन को यूज किया किस बेसिस पे यूज किया आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन को? तो स्टेमेन और कार्पेल के बेसिस पे, और स्टेमेन और कार्पेल के बेसिस पे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन को यूज किया। यूज करके इन्होंने टोटल 24 ग्रुप दिया। ठीक है, अब बच्चा इन्होंने जो 24 ग्रुप दिया, इस 24 ग्रुप में इस 24 ग्रुप में 23 फ्लावरिंग ग्रुप था। तो 23 फ्लावरिंग ग्रुप था, और भाई 24 में 23 तो फ्लावरिंग ग्रुप हो गया 1 से लेकर 23 तक। उसके बाद जो लास्ट ग्रुप था, ये जो 24th ग्रुप था लास्ट वाला, ये नॉन फ्लावरिंग ग्रुप था। नॉन फ्लावरिंग ग्रुप था। अब क्या मतलब है बच्चा, इसको देखते हैं। अब ऐसे फ्लावर जिनमें एक स्टेमेन है, तो उन्होंने उसके लिए मोनो एंड्रिया वर्ड यूज किया है। एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज को, जैसे मोनो एंड्रिया। अच्छा बच्चा, एंड्रिया वर्ड जो होता है वो स्टेमेन के लिए यूज करते हैं। मोनो का मतलब एक, यानी कि फ्लावर विथ 1 स्टेमेन। ठीक, उसी तरह अगर डाई एंड्रिया वर्ड यूज किया, एंड्रिया वर्ड स्टेमेन के लिए यूज करते हैं, डाई का मतलब 2, तो इसमें हो जाएगा फ्लावर विथ 2 स्टेमेन। ठीक है, उसी तरह बच्चा आगे इन्होंने इसको कंटिन्यू किया, और 23rd जो ग्रुप था, 23rd ग्रुप जो था फ्लावरिंग ग्रुप ही था, इसको इन्होंने कहा फ्लावर विथ 23rd स्टेमेन। ठीक है, आपको क्या याद करना है कि स्टेमेन के लिए एंड्रिया वर्ड यूज करते हैं, यहीं से याद करते चलिए। आपको क्या याद करना है कि स्टेमेन के लिए जो वर्ड यूज होता है वो वर्ड होता है एंड्रिया। एंड्रिया का मतलब ही हुआ क्या? स्टेमेन। ठीक है, उसके बाद बच्चा मैंने क्या बोला, मोनो एंड्रिया का मतलब ऐसे फ्लावर जिनमें एक स्टेमेन थे। डाई एंड्रिया का मतलब ऐसे फ्लावर जिसमें 2 स्टेमेन थे। 23rd ग्रुप को यानी फ्लावर विथ 23rd स्टेमेन होगा। ठीक है, अब जो 24th ग्रुप था जिसको इन्होंने नॉन फ्लावरिंग ग्रुप बोला था, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ नॉन फ्लावरिंग ग्रुप विथ 24th स्टेमेन। और इस चीज को उन्होंने एक स्पेशल वर्ड दिया, जो नॉन फ्लावरिंग ग्रुप विथ 24th स्टेमेन था, इसे इन्होंने एक स्पेशल वर्ड दिया, नॉन एंड्रिया, या इसी को उन्होंने बोला क्रिप्टोगेमिया। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। क्रिप्टोगेमिया का सिंपल सा मतलब है कि नॉन फ्लावरिंग ग्रुप विथ 24th स्टेमेन, इसे नॉन एंड्रिया या क्रिप्टोगेमिया बोलते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्रिप्टोगेमिया ही है। एक मिनट, ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्रिप्टोगेमिया या नॉन एंड्रिया का मतलब क्या होता है? नॉन फ्लावरिंग ग्रुप विथ 24th स्टेमेन। ठीक है, तो बच्चा यहाँ पे कैरोलस लीनियस जो कि 3rd नंबर पे हम लोग पढ़ रहे थे, ये कैरोलस लीनियस खत्म हो